साथियों, बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023, जिसकी एग्जाम 11 फरवरी 2024 को होने वाली है। बिल्कुल आप लोग सोच रहे होंगे कि कोर्ट में मामला चल रहा है और भर्ती जो है हो सकता है आगे चले जाए, लेकिन आप बोल रहे हो कि एग्जाम होने वाली है, तो कैसे होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं सारी स्थिति। देखो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जैसे हर एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं, उसी तरीके से सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है कि एग्जाम पोस्टपोन होगी भी या नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका पक्ष क्या है, कार्मिक विभाग के जो नियम है वो क्या कहते हैं, सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। क्या सरकार भजन लाल जी जो सीएम है हमारे, क्या वो इस भर्ती को पोस्टपोन कर सकते हैं, या सीईटी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, या 40% सीईटी को कर सकते हैं। सारी बातों पे इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पे बने रहना, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। ठीक है दोस्तों, तो साथियों नमस्कार। चलते हैं आज के ये सेशन को शुरू करने के अंदर। ये देखो आलोक राज जी का एक कमेंट आया था, कल आया था 31 जनवरी को जो कमेंट आया था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 11 फरवरी, आपको पता है कि 31 जनवरी को जो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी जूनियर अकाउंटेंट के सीईटी को भर्ती को लेकर, जिसमें आपको पता है कि जवाब मांगा गया है सरकार से। और अब नेक्स्ट जो सुनवाई है वो जो है 5 फरवरी को सुनवाई है। सरकार को बोला कि आप जवाब दो, और उसके बाद ही आलोक राज जी ने जो है कमेंट, देखो रात को 8 बजे, पौने 8 बजे की समथिंग ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम 11 फरवरी को होगी। दोस्तों तैयारी करें, आप किसी भी बहकावे में मत आए, बाद में आप कहोगे कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई। इसलिए आपकी तैयारी जो है आप बिल्कुल पूरी करें, एग्जाम होगी। क्योंकि अभी तक माननीय हाईकोर्ट ने कहीं पे भी ये डिसीजन नहीं दिया है कि आप एग्जाम को पोस्टपोन करें। केवल इस जो आपकी 31 जनवरी को जो सुनवाई थी उसमें यह कहा गया है दोस्तों कि आपकी जो सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप जवाब दो, और कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि जवाब नहीं आने तक जो है भर्ती पोस्टपोन कर दी जाए, कहीं पे भी नहीं कहा है। तो नियम के अनुसार जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चलेगी। और आलोक राज जी ने जो कहा है कमेंट करके, जो ट्वीट करके कहा है कि 11 फरवरी को एग्जाम होगी। और मैं भी जब आपने देखा होगा पहले भी मैंने वीडियो बनाया, तो उस वीडियो में मैंने यही कहा है कि देखो दोस्तों, ये सारी लड़ाई, सारा धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन सरकार जब अपना जो एग्जाम लेने का जो सोच रही है वो एक नियम के अनुसार ले रही है, और नियम के अनुसार दे रही है। तो उस नियम के अनुसार जो सरकार की गाइडलाइन जो चयन बोर्ड को मिली हुई है उसके अनुसार एग्जाम 11 फरवरी को प्रस्तावित है। और इसके लिए जो है आलोक राज जी ने आपको ट्वीट भी करके भी कहा है। ठीक है, अब आगे एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो आलोक राज जी ने आरएसएसबी के जो चेयरमैन है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो लिया है नियमों के आधार पर, जो वर्तमान में नियम स्थापित है उनके आधार पर। अब दोस्तों नियम क्या है उनकी भी चर्चा करेंगे। क्या पोस्टपोन होगी? देखो पोस्टपोन होने का तो ऐसा है कि आपने पहले वाली जो एग्जाम है, आप उन लोगों को, काफी लोगों को पता होगा कि एडमिट कार्ड जो है आने के बाद भी, एडमिट कार्ड आने के बाद भी काफी एग्जाम पोस्टपोन हुई है। एग्जाम देने मतलब जैसे 11 फरवरी का एग्जाम है, तो 10 फरवरी को भी नोटिफिकेशन आया है कि आपकी एग्जाम है अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इस तरह से जो है आपके नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो एग्जाम तो पोस्टपोन कभी भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको शुरू से कहा है कि एग्जाम की तैयारी आप यही मान के चलें कि 11 फरवरी को एग्जाम है और तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम मान लो 11 फरवरी को हो जाती है और आप इन सारी चीज़ों को छोड़कर तैयारी छोड़ देते हैं, सोचकर इन सारी चीज़ों को सोचकर कि तैयारी छोड़ देते हैं कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन होगी, तो आपका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 11 फरवरी का एग्जाम है, और 11 फरवरी का एग्जाम है तो उसकी तैयारी हमें करनी है। बहुत सारे नीचे रीट्वीट भी हुए थे, तो उससे मतलब नहीं है। 11 फरवरी को एग्जाम का ये आलोक राज जी, इससे बड़े तो कोई है नहीं ना आरएसएसबी में। तो इन्होंने जब ट्वीट करके कह दिया कि 11 फरवरी को एग्जाम होगी तो होगी। अब 5 फरवरी को जो एग्जाम का जो डिसाइड होगा या नहीं होगा, तो माननीय हाईकोर्ट जो है वो डिसीजन लेंगे, उसके आधार पर आगे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो 11 फरवरी के हिसाब से आप तो मान के चलिए कि तैयारी करिए। आखिर मामला क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जो 31 जो जनवरी को जो डिसीजन हुआ है उसमें यह लिखा है कि 5 फरवरी मतलब 3 दिन में जवाब पेश करने के लिए कहा है। किसको? सरकार को कहा है, राज्य सरकार को 3 दिवस में जवाब पेश करिए आप। और 5 फरवरी को जो है नेक्स्ट सुनवाई है। इस दिन देखो क्या होता है। आपको ये तो पता है कि मामला क्या है कि जनरल जो कैटेगरी है उसके अंदर 15 गुना अभ्यर्थी नहीं बुलाए हैं,
वो क्यों नहीं बुलाए हैं, क्या चयन बोर्ड ने जानबूझकर ऐसा किया है, ये सारी बातें एक अलग बातें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने नियमों के विरुद्ध परीक्षा परिणाम को भी माइग्रेशन किया, नहीं किया माइग्रेशन, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। और उसके बाद सामान्य वर्ग के जो अखबार दैनिक भास्कर में सॉरी दैनिक भास्कर में आया है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो 27,510 छात्रों को शामिल करना था, लेकिन मात्र 4926 को ही परीक्षा के लिए पात्र माना है। आखिर ऐसा क्यों किया है? तो देखो, ये जो आरटीआई के अंदर ये सूचना मांगी गई है, इसमें सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने उम्मीदवारों को पास किया गया है। अब आलोक राज जी ने यहाँ पे बयान दिया है कि जो कार्मिक विभाग के नियम, जब देखो दोस्तों, जब सीईटी लागू हुई थी ना, गलती यहीं हुई थी। क्या गलती हुई थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या गलती हुई थी? सीईटी जब लागू किया था ना, जो नियम बनाए थे सीईटी 12th लेवल और आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी लागू की गई थी, जो नियम बनाए थे, वहां पे गलती की गई थी। गलती क्या की गई थी? देखो, गलती मैं बोल सकता हूं क्योंकि गलती आप भी बोल सकते हैं कि क्या गलती की गई थी नियमों में, क्योंकि आलोक राज जी का तो कहना है कि जो नियम है हम उसके तहत ही, देखो, कार्मिक विभाग के नियमों के तहत आरक्षित वर्ग को ही शिथिलता दी जा सकती है, लेकिन सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। नियमों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को पात्रता दी गई है। ये स्पष्ट कहा है, किसने कहा है? ये स्पष्ट कहा है आपके आलोक राज जी ने। ठीक है, तो इनका ये क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, मैं समझाता हूं इसमें क्या हुआ है। इसमें हुआ है दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि थोड़ा सा अपन नीचे चलते हैं। ये जो वैकेंसी आई है आपकी आपकी सीईटी की एग्जाम हो गई। ठीक है, आपको पता है कि सीईटी की एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है। इसमें जो भी आपकी वैकेंसी निकलेगी, मान लो ये जो वैकेंसी निकली जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसमें कैटेगरी वाइज जो है आपके 15 गुना अभ्यर्थी को शामिल करना था। ठीक है, अब यहां पे कैटेगरी कौन कौन सी होती है? जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, और हम ईडब्ल्यूएस वगैरह पे, ईडब्ल्यूएस भी देख लो। कैटेगरी वाइज हमें जो है रिजल्ट जारी करना था और इसके बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करना था। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये रिजर्व जनरल क्या है और ये ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस ये क्या है? ये होती है दोस्तों रिजर्व कैटेगरी। क्या होती है? ये होती है रिजर्व कैटेगरी, जिनको है रिजर्वेशन। जनरल क्या है? जनरल कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें सामान्य वर्ग के, जैसे हम बात करें ब्राह्मण, बनिया, ये राजपूत, ये लोग आते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी नहीं है दोस्तों। जनरल है यूआर, मतलब यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, मतलब इसमें जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी पहुंचते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जनरल की कट ऑफ हाई जाती है ना। ऐसा नहीं जनरल कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी जो अदर जो कैटेगरी वाले रिजर्व वाले वो उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ओबीसी का टॉपर है जो जनरल के नंबर बराबर नंबर ला रहा है, एमबीसी का, एससी का, तो वो इसमें शामिल हो जाते हैं, और इन कैटेगरी में ये वो शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो बात है वहां पे डिक्लिफाई नहीं की थी को, वहां पे जो है सीईटी के जो नियम बनाए थे वहां पर ये चीजों को नहीं बताया गया था कि ये ओपन कैटेगरी रहेगी या फिर ये अलग से कैटेगरी रहेगी रिजर्व टाइप। तो अब हुआ क्या कि ओबीसी की जो कैटेगरी है, इसमें जो अभ्यर्थी एमबीसी कैटेगरी है, ये अभ्यर्थी है, तो वो ये अभ्यर्थी इस वाली कैटेगरी में चले गए, और ठीक है, इस वाली कैटेगरी में दोस्तों ये शामिल हो गए। तो ओबीसी के अभ्यर्थियों की बात करें तो ओबीसी के अभ्यर्थी, फिर अब देखो संख्या देखो, सबसे ज्यादा ओबीसी के शामिल हुए हैं, तो ओबीसी के जो है जनरल कैटेगरी में चले गए, तो ओबीसी के देखो 44,866 बच्चों को पास किया है। और सामान्य वर्ग मतलब मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मण, राजपूत, जो बनिया, गुप्ता, खंडेलवाल, ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ये इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो उनकी सीटें ये वाले लोग या ये वाले या अदर वाली जो कैटेगरी के हैं वो लेके चले गए। ठीक है, तो यहां पर होना क्या था? होना ये था कि इसको जो है सामान्य कैटेगरी माननी चाहिए, यहाँ पे एसटी कैटेगरी माननी चाहिए, यहाँ पे एससी माननी चाहिए, यहाँ एसटी, यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पे एमबीसी, ये इस तरह से जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 गुना लगाकर और यहाँ पर उस कैटेगरी के जो है लोगों को जो है बुलाना चाहिए था। लेकिन क्या किया, ये यहाँ पे एक तरह से रिजर्वेशन हो गया, जो फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो इस तरह से यहाँ पर कर दिया। और अब देखो दोस्तों, अब होगा क्या शामिल, अब होने वाली क्या चीज है कि जनरल जो कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी मतलब आपके जो राजपूत, ब्राह्मण आदि जो लोग हैं वो तो 4,926 ही शामिल हुए हैं, और यहाँ पर ओबीसी के बच्चे जो है ज्यादा पास होंगे। ठीक है, तो यही विरोधाभास है। मैं किसी वर्ग पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं जो है आपको जनरली बात बता रहा हूं
कि हुआ क्या है कि 44,000 बच्चे ये वाले पास हो गए, और हुआ क्या है कि जनरल कैटेगरी के वो वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है। और इसी तरह से जनरल की बात करें, हम SC ST की बात करें, वो भी इसमें ऐसे ही शामिल हुए हैं। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आई हैं, ये विरोधाभास है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन उठता है कि CET का जो है रिजल्ट वापस आना चाहिए, या 15 गुना जो है अभ्यर्थी वापस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या फिर कैटेगरी वाइज होना चाहिए, क्या है वो सारी चीज़ें सरकार के हाथ में। अब इसमें ऑप्शन क्या है, देखो माननीय जो हाई कोर्ट है ना, माननीय हाई कोर्ट है, या तो ये डिसीजन कर देते हैं कोई 5 तारीख को, या फिर भजन सरकार, भजन लाल जी की जो सरकार है ये कोई डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं इस मामले को लेकर, और जो है आपके लोग जो हैं राजेंद्र राठौड़ साहब से भी मिल रहे हैं, कालीचरण सराफ ने भी लेटर लिखे हैं, तो सब बहुत सारे जो MLA हैं उन्होंने भी लेटर लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप इस बात को संज्ञान में लें, और जो है ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर भजनलाल सरकार को ही ये देखना है कि आखिर में करना क्या है ना। तो 2 ऑप्शन ये हैं, या तीसरा ऑप्शन है कि भजन सरकार बोले कि CET का, देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पर्सनली CET का कोई मतलब नहीं है, CET का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में आज से पहले भी, राजस्थान क्या हम बात करें कि अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे भी जो है आज से पहले भर्तियां हुई है, तो CET का कोई औचित्य नहीं रह जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो क्या होता है कि मान लो आप CET तो पास कर लिए, लेकिन सीट ही आपकी आई है 1500, तो 1500 का 15 गुना करो, ठीक है। उसके मान लो फिर 1000 सीट आई है कोई अन्य वैकेंसी में, जैसे LDC आने वाली है उसमें 15 गुना, ठीक है। हम बात करें कांस्टेबल की, कांस्टेबल मान लो 2000 सीटें आने वाली है आने वाले भविष्य में, उसका 15 गुना। तो दोस्तों कंपटीशन तो गिने चुने विद्यार्थियों में रह गया, आपको तो पूरा मतलब मिला ही नहीं। मान लो किसी का CET की वजह से, CET का जो एग्जाम है उस दिन मान लो कोई दे नहीं पाया, या पेपर अच्छा नहीं हुआ, कि उसके जो है नंबर कम आ रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ, तो क्या वो पूरे साल आने वाली वैकेंसियों के लिए पात्र नहीं होगा, है ना। तो वो वाली चीज है, मेरे हिसाब से तो CET का कोई मतलब है नहीं, जो पहले जो चीज चलती आ रही थी उस तरह से ही होना चाहिए। सभी को जो है फेयर कंपटीशन के लिए ओपन खुली भर्ती होनी चाहिए, और खुली भर्ती का मतलब ये है कि हर कोई जो है उसमें अपना आवेदन करके अपने जो है तैयारी के आधार पर सिलेक्शन ले सकता है ना। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि CET में 40% कर देना चाहिए, देखो मैं तो बोलता हूँ CET होनी नहीं चाहिए। CET का मतलब कुछ ही नहीं है, ठीक है। आपके एक तो आप ये देखो, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि आलोक राज जी का जो है एक बयान आया था कि 2024 में जो CET है वो जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, लेकिन अभी कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। अब ये मानो कि जुलाई अगस्त में आपकी जो है नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, या हम बात करें कि मई में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कम से कम CET का सिलेबस इतना वास्ट है कि दोस्तों उसको तैयारी करने के लिए 6 माह का टाइम तो चाहिए। अब मान लो 2024 की वैकेंसी है जो CET वाली, जो CET के लिए 6 माह का टाइम तो चाहिएगा, तो लगभग नवंबर दिसंबर में आपकी ये जो है एग्जाम होगी, है ना। दिसंबर में 2024 खत्म हो गया, अब तब तक क्या कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा तो वो 2025 ही आ जाएगा अगला, ठीक है, 2025 आ जाएगा। फिर क्या मतलब, इनका कोई सिस्टम होना चाहिए ना, सिस्टम बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो CET की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम बनना चाहिए, पूरा कैलेंडर निकलना चाहिए कि इस दिन एग्जाम होगी, इस दिन आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ों की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट की पहली मांग यही है कि आप जो है कैलेंडर जारी करो, चाहे RSSB हो चाहे RPSC हो, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है, क्योंकि ये जयपुर में रहते हैं लोग, स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं जयपुर में रह के, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने गांव से आते हैं, फिर यहाँ पे पता चलता है कि भाई साहब एग्जाम नहीं हो रही है, तो बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इस तरह से जो पेज फंस गया, एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, नहीं हो रही है, कोई चीज़ ही क्लियर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों मैंने बता दिया है कि आपको कि किस तरह से जो है आपकी एग्ज़ाम आगे बढ़ सकती है, और आप तो ये बता रहा हूँ कि आप तो केवल 11 फरवरी की जो है एग्ज़ाम की डेट उसको मान के चलो। कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम आगे होगी या नहीं होगी। फेयर बात है, किसी तरह की कोई बात नहीं है कि आपको जो है गुमराह किया जा रहा है। आप केवल 11 फरवरी, क्योंकि आलोक राज जी का खुद का ट्वीट है, तो इसका मतलब यह है कि जो RSSB जो है एग्ज़ाम कराने के फुल मूड में है। फालतू में आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है ना। और बाकी अब जो है टाइम जो 5 फरवरी जो माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हम मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी हमारे, वो जो है स्थगित करने के लिए आलोक राज जी को कह सकते हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों RPSC की तरह जो बहाना बनाया था ना कि संवैधानिक संस्था है, कि हम जो है कह नहीं सकते डायरेक्ट,
तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये वाला मामला भी नहीं है, आरएसएस भी तो सरकार ने ही गठन किया है, ठीक है, आपको पता है, तो बिल्कुल कह सकते हैं और वो बिल्कुल उसमें जो है एग्जाम डेट पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक तैयारी मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगली बार जो है सेशन में हम मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके लिए कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।